Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss about physiotherapy in BPPV. So what is BPPV? It is benign paroxysmal positional vertigo. Its acronym is BPPV. So what is BPPV? So it is the most commonest peripheral vestibular end organ disease. तो व्हाट इज़ पेरिफेरल वेस्टिबुलर एंड ऑर्गन डिजीज़। तो जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम है इन द बॉडी, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स, द सेंट्रल पार्ट एंड द पेरिफेरल पार्ट। तो अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, आई विल लिंक दैट एंड यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। तो जो पेरिफेरल वाला वेस्टिबुलर सिस्टम है उसकी जो डिजीज़ होती है उसको हम कहते हैं बीपीपीवी। सेंट्रल में जो डिजीज़ होती है उसके अलग नाम है, ठीक है, बट जो पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से डिजीज़ आ रही है उसे हम कहते हैं बीपीपीवी। सो इसमें होता क्या है, तो एकदम सडन ट्रांजिएंट गायरेटरी सेंसेशन विच इज़ अकम्पनीड बाय कैरेक्टरिस्टिक निस्टैग्मस। ठीक है बच्चों। अब बिनाइन का मतलब कि जो कॉज ऑफ डिजीनेस है, मतलब जो चक्कर आ रहे हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, ठीक है। पैरोक्सिस्मल मतलब शॉर्ट बर्स्ट में, सडन, ठीक है, टुकड़ों में आते हैं और एकदम से आते हैं। पोजीशनल मतलब किसी एक टिपिकल पोजीशन पे आपको चक्कर आएगा पेशेंट को, ठीक है। वर्टाइगो जो स्पिनिंग सेंसेशन, चक्कर वाली सेंसेशन विच द पेशेंट डिस्क्राइब्स, दैट इज वर्टाइगो। नाउ जो सिम्टम्स हैं वो कब आते हैं, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेटा हुआ है और लेट के बैठ रहा है तो उसका बॉडी पोजीशन चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, ठीक है, तो उसकी वजह से ये सिम्टम प्रोवोक होते हैं इन बीपीपीवी। तो जो इसकी सिवियरिटी होती है ये एक्सट्रीम पे वेरी कर सकती है, या तो बहुत ही माइल्ड, हाँ हल्का सा चक्कर आ गया पेशेंट ऐसे कहेगा, या फिर सीधा ही उसे चक्कर भी आता है, नौजिया भी हो रहा है, उल्टी भी आ रही है, इतना एक्सट्रीम भी हो सकता है ये, ठीक है। अब वर्टाइगो का मतलब क्या होता है? वर्टाइगो इज द सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ रोटेशन और ट्रांसलेशन मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। यहाँ पे बच्चों वर्ड यूज हुआ है सब्जेक्टिव परसेप्शन। सब्जेक्टिव मतलब हर पेशेंट का अपना अलग अलग, कोई वर्टाइगो को थोड़ा होगा तो उसे बहुत ज़्यादा ही बता सकता है, बहुत ज़्यादा समझ सकता है कि हाँ भाई बहुत चक्कर आ गए, आते उसे थोड़े ही हैं। किसी को बहुत ज़्यादा भी आता है तो उसे लगता है कि नहीं इतना तो चल जाएगा। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव परसेप्शन, ठीक है, यानी कि हर पेशेंट को अपने अपने हिसाब से अपना अपना लगता है। In case of BPPV, aberrant signals from semicircular canal create an illusion of motion which results in vertigo. अब ये जो चक्कर आते हैं ये BPPV के अंदर आते क्यों हैं? अब देखो बच्चों, जो हमारा पेरिफेरल वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ना उसके अंदर आते हैं हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो उनमें जब एबरेंट सिग्नल्स आते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के तो एक इल्यूजन क्रिएट होता है मोशन का कि हाँ चीज़ें चल रही हैं, दैट इज़ एन इल्यूजन, भ्रम होता है। उसकी वजह से वर्टाइगो आता है, यानी कि उसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो पेशेंट्स विद वर्टिगनस सिम्टम्स विल अल्टीमेटली बी डायग्नोस्ड विद बीपीपीवी इन 17 to 42% ऑफ केसेस, ठीक है। मतलब अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी की है कि 17 to 42% केसेस में उसको ये बीमारी होगी। ये किसी भी एज पे हो सकती है, बट यूजुअली हमारे 50 और 60 ईयर्स के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें इसका ज़्यादा पीक देखा जाता है। अफेक्ट वुमेन एट अ रेशियो ऑफ 2 or 3:1, इन फीमेल्स इट इज़ मोर कॉमन। अब इसके कॉज क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा था कि ये एक पेरिफेरल वेस्टिबुलर डिजीज़ है, तो इसके ओरिजिन कहाँ से होंगे, पेरिफेरल वाले सिस्टम से ही, ठीक है। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है, इडियोपैथिक है। यहाँ पे बच्चों इडियोपैथिक का क्या मतलब है कि हमें पता ही नहीं क्यों हो रहा है, हम कोई कॉज आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे, तब हम कहते हैं कि हाँ ये बीमारी इडियोपैथिक है। इट रिजल्ट फ्रॉम डीजेनरेशन ऑफ द मैक्यूला। अब जो मैक्यूला होता है ये हमारे ईयर का एक पार्ट होता है, तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इसका डीजेनरेशन होने लगता है, क्योंकि डीजेनरेटिव चेंजेस हमारे 50s और 60s में ही आएंगे, तो ये एक रीज़न भी कोरिलेट हो सकता है कि इसका जो पीक ऑनसेट होता है वो 50 to 60 ईयर्स में ही क्यों होता है, क्योंकि डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं इन दी मैक्यूला। अब सेकेंडरी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सर्जरी हो गया, हेड ट्रॉमा, ठीक है, कोई मैकेनिकल फोर्स लग गई, कान में चोट लग गई। अब इनर ईयर डिसऑर्डर विच अल्टीमेटली लीड टू द डिग्रेडेशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ओटोकोनिया फ्रॉम देयर नेटिव जेलेटिनस सबस्ट्रेट। इसमें क्या आ सकते हैं और कौन कौन सी बीमारियां हो गई, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस,
मिनरल्स डिजीज़, सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इसमें बच्चों जो ओटोकोनिया हमने यहाँ पे डिस्कस किया अब आया है, इसका मैं आपको आगे बताऊँगी क्या होता है कैसे नहीं होता है इन दी पैथोलॉजी, और इसके बारे में मैंने उस वीडियो में भी समझाया हुआ है, जो मैंने लिंक करी है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। आप उससे एक बार ब्रीफ हो जाओगे तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सो नाउ वी विल डिस्कस दी पैथोलॉजी। तो इट इज़ द बायोमैकेनिकल डिसऑर्डर। तो अब इसकी डायरेक्ट इम्पेयरमेंट क्या होगी? अगर किसी को बीपीपीवी है तो उसको वर्टाइगो और निस्टैग्मस, ये तो आपको साफ साफ दिखेगा कि हाँ इस पेशेंट को ये है। अब जो हम बात कर रहे थे कि ओटोकोनिया, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सब होते क्या हैं? तो जो ओटोकोनिया होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज ओटोकोनिया? कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ओटोकोनिया होते कहाँ पे? ऐसे समझो छोटे छोटे से क्रिस्टल हैं ओटोकोनिया। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ओटोलिथ के अंदर। ओटोलिथ्स को हम ओटोलिथ ऑर्गन भी कहते हैं, ठीक है। अब ओटोलिथ के अंदर हमारे दो पार्ट आते हैं, सेक्यूल एंड द यूट्रिकल। तो ये जो हमारा ईयर होता है ना बच्चों, ईयर के पार्ट्स होते हैं ये। तो सेक्यूल और यूट्रिकल को हम साथ में कहते हैं ओटोलिथ या ओटोलिथ ऑर्गन, और इसके अंदर होते हैं हमारे ओटोकोनिया, ठीक है। पहले आया ओटोलिथ। ओटोलिथ किससे मिलके बना? सेक्यूल और यूट्रिकल से। और ओटोलिथ ऑर्गन या फिर ओटोलिथ के अंदर क्या है? ओटोकोनिया, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं, ठीक है। अब ओटोलिथ का क्या काम होता है कि ये लीनियर एक्सेलरेशन और स्टैटिक हेड टिल्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल है दे डिटेक्ट रोटेशनल एक्सेलरेशन, ये इसका काम है। अब जो बीपीपीवी होता है, अब थ्योरीज ने ऐसा बताया है कि वो दो तरीके से हो सकता है, क्यूप्यूलोलिथियासिस और कैनालिथियासिस, ठीक है। अब इन दोनों थ्योरी में क्या आता है कि जो हमने ओटोलिथ्स पढ़े हैं, ओटोलिथ जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़े हैं, वो डिसलॉज हो जाते हैं फ्रॉम द यूट्रिकल एंड फॉल इनटू द एससीसी, यानी कि वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स थे वो वहाँ से निकलकर, ओटोलिथ ऑर्गन से निकलकर वो सेमी सर्कुलर कैनाल में आ गए हैं। तो इन दोनों में यही चीज़ होती है, बट डिफरेंस है इनमें। अब पहले हम बात करेंगे क्यूप्यूलोलिथियासिस की, ठीक है। तो द पर्टिकुलेट मैटर बिकम अडेरेंट टू द क्यूप्यूला इटसेल्फ। तो अगर आपने ईयर का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है क्यूप्यूला। तो जब ये ओटोलिथ्स होते हैं, ओटोकोनिया जो होता है, जो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, जब ये क्यूप्यूला से आके चिपक जाते हैं, इसके ऊपर बैठ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्यूप्यूलोलिथियासिस। सो दिस क्यूप्यूलर लोडिंग रेंडर्स द सिस्टम सेंसिटिव टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रिजल्टिंग ऑल्टरेशन इन क्यूप्यूलर डिफ्लेक्शन लीड टू पैथोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ मोशन। अब जहाँ पे जो चीज़ है ही नहीं, अगर वहाँ पे कोई फालतू की चीज़ आके बैठ जाएगी तो जिस चीज़ के ऊपर आके बैठी है उसका काम तो वो ख़राब करेगी ना, तो उसकी वजह से हमें सिम्टम्स आते हैं। एंड ये रिप्रेजेंट करता है मोर क्रॉनिक फॉर्म ऑफ बीपीपीवी की, बहुत टाइम से है इनको बीपीपीवी, तो हमें यूजुअली क्यूप्यूलोलिथियासिस देखने को मिलेगा। अब आता है हमारा कैनालिथियासिस। तो इसमें क्या होता है? कैनाल होता है, उसके अंदर फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं पार्टिकल्स। जैसे क्यूप्यूलो के अंदर तो क्या था, वो क्यूप्यूला से अटैच हो गए थे, पर यहाँ पे क्या होता है, वो कैनाल में मस्त मज़े में घूम रहे हैं, ठीक है। तो दिस फिनोमिना वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन विवो बाय पार्टनर्स एंड मैक्लोर। तो इन्होंने कैनालिथियासिस को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले। तो these aberrant signals result when gravity pulls the particles through the endolymph canal, creating a plunger-like effect which in turn cause ipsi-directional cupular displacement. तो इसमें आप देख सकते हो एक एज में आपको कैनालिथियासिस देख रहा है जिसमें कि वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, जो हमारे ओटोकोनिया है वो फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं कैनाल के अंदर। अभी ए में आप देख सकते हो कि पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल में वो फ्लोट कर रहे हैं। क्यूप्यूलोलिथियासिस में क्या है कि वो क्यूप्यूला के ऊपर जाके चिपक गए हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। जैसे आप इस इमेज में भी देख रहे हो कि जो क्यूप्यूलोलिथियासिस है वो कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल कैनाल का, ठीक है। यानी कि जो ऊपर वाली इमेज आपको दिख रही है क्यूप्यूला पे चिपका हुआ है वो ओटोकोनिया, और नीचे आपको दिख रहा है कैनालिथियासिस, ठीक है, कि वो आराम से कैनाल के अंदर फ्लोट कर रहा है इन दी पोस्टीरियर कैनाल, ठीक है। अब ना बीपीपीवी, अब हमें पता है कि हमारे कान के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड हॉरिजॉन्टल। तो जो बीपीपीवी है वो किसी में भी हो सकता है, बट जो पोस्टीरियर कैनाल का इन्वॉल्वमेंट होता है ना बच्चों, वो सबसे ज़्यादा होता है।
तो 80 to 90% केसेस हमें पोस्टीरियर कैनाल के ही दिखाई देंगे। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? और भी तो 2 हैं, उसमें क्यों नहीं जाते? बिकॉज इट इज़ द मोस्ट ग्रेविटी डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर लेब्रिंथ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी अपना काम दिखाती है। क्योंकि जो पोस्टीरियर कैनाल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसकी पोजीशनिंग इस तरीके की है बच्चों कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काम करती है। बाकी 2 पे भी काम करती है बट पोस्टीरियर वाले पे ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स लगती है। तो ज़्यादा ग्रेविटी की फोर्स लगती है, इसलिए ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को दिखाई देता है। With regular head movements, free floating endolymph debris can migrate into the posterior canal via its non-ampulated end। तो जो एंडोलिम्फ होता है, जो कि फ्लूइड होता है, जो कान के अंदर घूमता रहता है, तो अगर हम रेगुलर हेड मूवमेंट्स करते हैं, अपना सर बहुत हिला रहे हैं, तो वो जो ओटोकोनिया क्रिस्टल्स है ना छोटे छोटे, वो उस एंडोलिम्फ के अंदर तैरते तैरते पोस्टीरियर कैनाल तक आ जाते हैं। क्योंकि पोस्टीरियर कैनाल पे तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा जोर लगाती है अपना, तो वो उन क्रिस्टल्स को खींच लेती है अपनी तरफ। तो अल्टीमेटली वो कहाँ जाते हैं? पोस्टीरियर कैनाल के अंदर। So the cupula creates a partition in the ampulla, preventing debris from transgressing the ampulla in any of the canal. The only place to enter or exit the canal is through their non-ampulated ends. Because of the orientation of the superior canal, any canalith particles to the utricle through natural head movements are alone, and thus they represent only 10 to 20% of the cases. तो बच्चों इस स्लाइड से आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि जो BPPV है वो किसी भी सेमी सर्कुलर कैनाल में डेवलप हो सकता है, किसी भी 3 कैनाल में डेवलप हो सकता है, पर वो सबसे ज़्यादा डेवलप होता किस में है? पोस्टीरियर कैनाल के अंदर। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ग्रेविटी डिपेंडेंट पोजीशन में होता है, इसलिए। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है हमेशा। अब इसके बात करते हैं हम डायग्नोसिस की बात इसके। तो सबसे पहले हम लेंगे पेशेंट से हिस्ट्री, क्योंकि बच्चों हम जब हिस्ट्री लेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ इसको कहाँ प्रॉब्लम है। तो हम डिटेल्ड हिस्ट्री देते हैं पेशेंट की, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। अदर कॉजेज़ हमें रूल आउट करने चाहिए, जैसे कि माइग्रेन है, सेमी सर्कुलर कैनाल डिहेसेंस है, कोई आपकी सर्जरी हुई थी पहले, आपको माइग्रेन है, आपको कोई और डिजीज़ है जो कि वेस्टिबुलर सिस्टम से मिलती जुलती हो, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही हो। ये जो वर्टाइगो यूजुअली लास्ट लेस देन 20 सेकेंड may be accompanied by lingering non-specific imbalance. Onset of vertigo symptoms in BPPV is sudden. याद रखना BPPV के अंदर जो वर्टाइगो होगा वो सडन आएगा एंड प्रोवोक्ड बाय स्पेसिफिक हेड मूवमेंट्स। पेशेंट कहेगा हाँ मैं लेटा होता हूँ, फिर मैं उठता हूँ तो मुझे चक्कर आता है, मैं बैठ के उठता हूँ, मैं बैठा होता हूँ कुर्सी पे आराम से, थोड़ा सा उठ गया तो मेरे चक्कर आ गया, मैंने थोड़ा दाएं बाएं देखा तो मेरे को चक्कर आ गया, ठीक है। मैं अपनी थोड़ी कमर पीछे करी, थोड़ी गर्दन पीछे करी तो मेरे को तो चक्कर आने लग गए। तो ये बॉडी पोजीशंस के साथ जब उसको चक्कर आता है, डिजीनेस फील हो रही है, फेंटिंग सी फील हो रही है, तो हमें थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि हाँ भाई BPPV हो सकता है। दूसरी बात बच्चों हम इसमें देखते हैं निस्टैग्मस, ठीक है। तो nystagmus is generated as a result of placing the SCC in gravity dependent position indicate which SCC is involved. It helps the clinician to direct towards an appropriate treatment approach. अब देखो बच्चों ये पूरा चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा है कि राइट पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। हमने मैकेनिज्म पढ़े थे 2, क्यूपुलोलिथियासिस और कैनालिथियासिस। तो इन्होंने निस्टैग्मस जो है वो भी हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट इम्पेयरमेंट है BPPV की, ठीक है। तो कौन से सेमी सर्कुलर कैनाल में अगर ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा होगा तो कौन सा निस्टैग्मस आएगा, वो इस स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लेफ्ट सुपीरियर का जो कैनालिथियासिस वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा होगा, तो जो लेफ्ट सुपीरियर में क्यूपुलोलिथियासिस जो सबसे नीचे लिखा हुआ है इस परसिस्टेंट डाउन बीट निस्टैग्मस एंड लेफ्ट टॉर्जन। कैनालिथियासिस में क्या होगा? परसिस्टेंट डाउन बीट निस्टैग्मस एंड लेफ्ट टॉर्जन, सेम, ठीक है बच्चों। अब हम मतलब समझते हैं कि ये अलग अलग जो निस्टैग्मस के नाम लिख रखे हैं इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहला है अप बीट निस्टैग्मस, यानी कि जो फास्ट कंपोनेंट है निस्टैग्मस का वो अपवर्ड बीट करता है। डाउन बीट में तो जो फास्टेस्ट कंपोनेंट है निस्टैग्मस का वो डाउनवर्ड बीट करता है। एजियोट्रोपिक निस्टैग्मस का क्या मतलब होता है? यानी कि जो फास्ट कंपोनेंट है निस्टैग्मस का दैट बीट्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और जियोट्रोपिक में फास्ट कंपोनेंट बीट्स टूवर्ड द ग्राउंड। तो ये टाइप्स ऑफ निस्टैग्मस हैं, ठीक है। तो इनकी हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। अब बच्चों सबसे ज़रूरी आता है हमारा डायग्नोस्टिक मैन्यूवर, जिससे कि हम पता लगा पाएँ कि BPPV कौन सी तरफ का है, कौन से कैनाल का है। तो इसमें यूजुअली हम 3 टेस्ट यूज़ करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है।
Dix-Hallpike टेस्ट, मॉडिफाइड Dix-Hallpike टेस्ट एंड द सुपाइन रोल टेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Dix-Hallpike टेस्ट की या Dix-Hallpike मैन्योवर की। तो ये मोस्ट कॉमन पोजिशनल टेस्ट है। अगर आप कहीं चले जाओ, Dix-Hallpike आप आंख बंद करके करो पेशेंट के ऊपर, BPPV के, बहुत कॉमन है। तो पेशेंट की पोजीशन क्या होगी इसमें? लॉन्ग सिटिंग। ठीक है, तो आपने क्या किया, पेशेंट इज मूव्ड फ्रॉम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन टू सुपाइन लाइन। तो जैसे कि पेशेंट लॉन्ग सिटिंग में है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने पेशेंट के हेड को रोटेट किया 45 डिग्री। ठीक है, आपने 45 डिग्री रोटेट किया और आपने फिर एकदम से पेशेंट को लेटा दिया। ठीक है, अब आपने उसका सर पकड़ रखा है 45 डिग्री पे। अब जब आपने उसे लेटाया ना, तो आपको इस तरीके से लेटाना है कि जो उसकी नेक है पेशेंट की, वो 30 डिग्री एक्सटेंशन में आए। देख रहे हो, पहले आपने ऐसे बैठाया पेशेंट को, नेक रोटेट किया 45 डिग्री पे, फिर इस तरीके से लिटाया कि जो उसकी गर्दन है वो प्लिंथ के थोड़ा नीचे को आए, यानी कि एक्सटेंशन में आए। कितना? 30 डिग्री। ठीक है, फिर जो थेरेपिस्ट है उसे क्या चेक करना है? आंखों में कोई निस्टैग्मस तो नहीं आ रहा, या फिर पेशेंट को वर्टाइगो जैसे सिम्टम्स तो फील नहीं हो रहे। फिर उसके बाद पेशेंट को हम ग्रेजुअली लेके आते हैं टू द स्टार्टिंग पोजीशन, और फिर हम दूसरी साइड के लिए भी टेस्ट करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, तो ये Dix-Hallpike टेस्ट की देखा आपने कि वो पहले उसको बैठाया, उसकी नेक को रोटेट किया 45 डिग्री, फिर उसके बाद सुपाइन में लेके गए और नेक को एक्सटेंड कर दिया 30 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा आता है मॉडिफाइड Dix-Hallpike टेस्ट। तो ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा उसका। तो पेशेंट को हम लॉन्ग सिटिंग की जगह एज ऑफ द टेबल पे बैठाते हैं, उसका हेड हमने 45 डिग्री रोटेट किया, एंड द एग्जामिनर मेंटेन्स द 45 डिग्री रोटेशन वाइल द पेशेंट क्विकली ब्रॉट डाउन टू द साइड अपोजिट टू द हेड रोटेशन। ठीक है, अब जिस साइड हमने हेड रोटेट किया है ना, उसके अपोजिट साइड हम उसे लेटाते हैं। उसमें क्या कर रहे थे, जिस साइड हेड हमने रोटेट किया है उसी साइड लेटा रहे हैं, इसमें अपोजिट साइड लेटा रहे हैं। एंड द एग्जामिनर चेक्स फॉर निस्टैग्मस एंड वर्टाइगो। देखो, जैसे हमने इसका जो हेड है वो अपोजिट साइड रोटेट किया, ठीक है, और फिर हम उसके जो हेड रोटेशन है उसकी जो अपोजिट साइड है उस तरफ उसको लेटा दिया, और हमने फिर निस्टैग्मस वगैरह चेक किया पेशेंट का। The next is the supine roll test. So these are the diagnostic maneuvers which are used to detect BPPV. तो ये किसके लिए होता है? हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल में जब BPPV आता है तो वी डू सुपाइन रोल टेस्ट। तो हमें कैसे पता चलेगा हॉरिजॉन्टल वाला इफेक्टेड है? बाय डूइंग दिस टेस्ट। तो इसमें हमने क्या किया, पोजीशन किया पेशेंट को सुपाइन में, ठीक है, और उसके गर्दन के नीचे तकिया या फिर ऐसा कुछ भी रोल रख दिया जिससे उसकी नेक का फ्लेक्शन 20 डिग्रीज रहे। ठीक है, फिर उसके बाद हेड को हमने एक तरफ घुमाया 90 डिग्री, फिर उसके बाद हमने निस्टैग्मस चेक किया, फिर हम उसके हेड को दोबारा बीच में ले आए। देखो इस तरीके से, पहले सुपाइन में 20 डिग्री फ्लेक्शन के साथ है, फिर हमने हेड को एक तरफ रोटेट किया, निस्टैग्मस देखा, वर्टाइगो पूछा, फिर हम उसको बीच में ले आए। फिर बीच में ले आए, फिर हमने बोला आप अपनी गर्दन दूसरी तरफ रोटेट करो। ठीक है, दूसरी तरफ रोटेट करी, फिर हमने दोबारा निस्टैग्मस और वर्टाइगो के लिए देखा, और फिर हम उसको दोबारा से स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आए। तो दिस इज द सुपाइन रोल टेस्ट। अब बच्चों आते हैं इंटरवेंशन पे। अब हमने पता लगा लिया हाँ भाई कि ये टेस्ट होता है और इसको ये वाला कैनाल अफेक्टेड है। अब हमने देखा कि 3 कैनाल अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर सबसे ज़्यादा पोस्टीरियर कैनाल हमारा अफेक्टेड होता है। तो अब हमें ये पता लगाना है, अब हमें ये देखना है कि जो हम अपने मैन्यूवर्स यूज़ कर रहे हैं इन दी थेरेपी इंटरवेंशन दे टाइम, वो टारगेट होने चाहिए किसके ऊपर? हमारे कैनाल के ऊपर, यानी कि जिस कैनाल में प्रॉब्लम है आज हम उसी हिसाब से उसको मैन्यूवर देंगे। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करते हैं। तो हमें गोल्स क्या करने हैं कि जो ओटोकोनिया है विल बी रिटर्न इनटू द वेस्टिब्यूल, वो वापस चले जाएं अपनी जगह पे, वो क्रिस्टल्स जो कहीं और आ गए हैं। पेशेंट का वर्टाइगो जो है वो कम होना चाहिए विद हेड मोशन। द पेशेंट विल निस्टैग्मस भी उसका कम होना चाहिए, ठीक है, जब वो हेड मोशन कर रहा है, और बैलेंस भी इम्प्रूव होना चाहिए, प्लस उसका जो एडियल्स है वो भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब देखो बच्चों, ये चार्ट ध्यान से देखो। अगर किसी पेशेंट का पोस्टीरियर कैनाल अफेक्टेड है, पोस्टीरियर कैनाल में BPPV है, आपने इन 3 टेस्ट जो हमने पढ़े उससे पता लगा लिया कि इसका पोस्टीरियर वाला क्या है, क्योंकि सबसे कॉमनेस्ट भी यही जाते हैं। तो आप कौन कौन से मैन्यूवर्स करते हो? कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर, जिसको एप्ले मैन्यूवर भी कहते हैं, पार्टिकल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर, लिबरेटरी या सीमेंट्स मैन्यूवर, एंड ब्रैंडॉर्फ एक्सरसाइजेस। ठीक है, अगर किसी पेशेंट का हॉरिजॉन्टल कैनाल अफेक्टेड है तो उसमें कौन कौन से मैन्यूवर्स आते हैं? गुफोनी, बारबेक्यू रोल, टिरेली मैन्यूवर, अपियानी मैन्यूवर। अगर किसी का एंटीरियर कैनाल अफेक्टेड है उसकी वजह से अगर उसे BPPV के सिम्टम्स आ रहे हैं तो कौन कौन से मैन्यूवर हैं? याकोविनो मैन्यूवर, मॉडिफाइड याकोविनो मैन्यूवर, रिवर्स एप्ले, एंड शॉर्ट कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्योंकि पोस्टीरियर कैनाल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, तो हम सबसे पहले पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर। तो इसे एप्ले मैन्यूवर भी कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक, इसको हम 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। तो जो पहला तरीका है वो हम किसके लिए करते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के लिए, और दूसरा वाला है फॉर हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल। अब बच्चों ये हम हॉरिजॉन्टल और पोस्टीरियर और एंटीरियर तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल के लिए यूज़ करते हैं, बट हाउएवर जी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे पोस्टीरियर कैनाल के लिए, ठीक है। तो ये हमें किसने दिया था, ये हमें जॉन एप्ले ने दिया था, बेस्ड ऑन द कैनालिथियासिस थ्योरी। तो हमें कंट्रोल्ड हेड मूवमेंट्स करते हैं पेशेंट का, जिसकी वजह से जो हमारा ओटोलिथ है वो कैनालिथ है वो दोबारा अपनी सही पोजीशन पे चला जाए। तो गोल इज़ टू रिप्लेस ओटोकोनिया बैक इनटू द वेस्टिब्यूल। नाउ अब है पोस्टीरियर फॉर प्रोसीजर फॉर पोस्टीरियर और एंटीरियर एसएससी। तो ऐसे समझो पेशेंट का जो लेफ्ट साइड है वो अफेक्टेड है और राइट साइड है वो अनअफेक्टेड है। तो पेशेंट का हमने हेड रोटेट किया, ये देखो डिक्स हॉल पाइक के जैसा जैसा है, स्टार्टिंग में थोड़ा हेड रोटेट किया 45 डिग्री टुवर्ड्स द इन्वॉल्व साइड। इन्वॉल्व साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड। तो हमने लेफ्ट की तरफ उसकी गर्दन घुमा दी। फिर हम पेशेंट को डिक्स हॉल पाइक पोजीशन के में लेके गए विद द अफेक्टेड लेफ्ट ईयर टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब उसी तरफ हमने उसे लिटा दिया जिस तरफ हमने हेड रोटेट किया। देन द हेड इज रोटेटेड 90 डिग्री टू द राइट and 30 degree of neck extension is maintained during this step. The head should be now positioned 45 degree to the right. Then the patient is rolled onto the right shoulder, यानी कि जो unaffected shoulder था, and then he is slowly brought up to the sitting position with the head rotated to 45 degree to the right, and the patient may then be fitted with a soft collar. तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है, ये इन्होंने डायग्रामेटिकली दिखाया है कि हम कैसे कैसे पेशेंट की पोजीशन चेंज करेंगे। इस डायग्राम में भी सेम ऐसे ही तरीके से दिखाया हुआ है। अब हम अगर हॉरिजॉन्टल एससीसी के लिए बात करते हैं, सीआरएम का मैन्यूवर, तो राइट साइड अफेक्टेड है हमारी, लेफ्ट साइड अनअफेक्टेड है। तो जो पेशेंट का हेड है इट इज़ प्लेस्ड इन 20 डिग्री सर्वाइकल फ्लेक्शन। अब ये जो मॉडिफाइड डिक्स हॉल पाइक टेस्ट था ये उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो अगर राइट साइडेड हॉरिजॉन्टल कैनाल बीपीपीवी है तो पेशेंट हेड इज इनिशियली प्लेस्ड 90 डिग्री टू द राइट, जो साइड अफेक्टेड है उस साइड उसकी गर्दन घुमा दी, ठीक है। देन द हेड इज रोटेटेड 90 डिग्री टू द लेफ्ट and the therapist waits for 15 seconds or more until the nystagmus stop. The head is then rotated 90 degree to the left unaffected side. फिर 15 सेकंड रुके, निस्टैगमस हट गया, फिर उसके बाद पेशेंट को हम उल्टे पोजीशन में ले आते हैं, प्रोन पोजीशन में, ठीक है। तो द थेरेपिस्ट मस्ट अटेम्प्ट टू कीप द हेड इन 20 डिग्री फ्लेक्शन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू डी, ठीक है। अब सी टू डी में क्या होना चाहिए, हमारा पिलो जो लास्ट में जब हम पेशेंट प्रोन पोजीशन में जा रहा है तो हम उसका पिलो हटा देते हैं, यानी कि जो 20 डिग्री सर्वाइकल फ्लेक्शन किया हमने उसको हटा देते हैं। देन द नेक्स्ट इज द पार्टिकल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर, पीआरएम। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म होती है कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर की। ये हमें किसने दी थी, पार्न्स एंड प्राइस जोन्स ने। तो इट ऑफर्स अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 पोजीशन मैन्यूवर। इसका सक्सेस रेट जो है वो 70 to 80% होता है इन अ सिंगल ट्रीटमेंट, और ये हमें पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी में ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, समझो मेरी जो राइट साइड है वो अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड इज़ अनअफेक्टेड। तो पेशेंट को हमने बैठाया एंड द सेम पोजीशन जो हम डिक्स हॉल पाइक में लेते हैं वही पोजीशन हमने एज्यूम की। हेड टर्न किया पेशेंट का टुवर्ड्स द साइड बीइंग ट्रीटेड, यानी कि राइट साइड में अफेक्टेड साइड हमने किया, और फिर पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में ले गए विद द नेक इन एक्सटेंशन, 30 डिग्री एक्सटेंशन आएगा, डिक्स हॉल पाइक वाला सेम, ठीक है। हैंगिंग द हेड को हमने बाहर निकाल दिया तभी वो एक्सटेंशन में जाएगा। अब जो लोग एक्सटेंशन टॉलरेट नहीं कर सकते तो टिल्ट द स्ट्रेचर बैक इनटू टेडलनबर्ग पोजीशन, और इस पोजीशन को हमने मेंटेन किया 1 to 2 मिनट्स के लिए निस्टैगमस ऑब्जर्व करते हुए। देन द पेशेंट हेड इज टर्न 90 डिग्री टू द अपोजिट ईयर कीपिंग द नेक इन फुल एक्सटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, द पेशेंट हेड इज रोल टू 90 डिग्री ऑन द नॉन अफेक्टेड साइड अंटिल द हेड इज डायगनली अपोजिट टू द फर्स्ट डिक्स हॉल पाइक पोजीशन। दिस अब इसकी वजह से क्या होगा, दिस स्टेप शुड बी डन फेयरली स्विफ्टली टू जनरेट अ सेकेंडरी स्टेज nystagmus response. When nystagmus subside, the patient resumes a seated position. When a successful maneuver, there should be no nystagmus or vertigo. Absent secondary stage nystagmus at the end of PRM suggests that the canal length have not returned into the utricle. तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि कैसे कैसे हमें पोजीशन करना है पेशेंट को इन दी PRM।
थर्ड इज़ द लिबरेटरी मैन्यूवर, तो इसको हम सीमेंट मैन्यूवर भी कहते हैं और ये पोस्टीरियर कैनाल बीपीपीवी में यूज़ होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द क्यूप्यूलोलिथियासिस थ्योरी, यानी कि जब जो ओटोकोनिया है वो क्यूप्यूला से अटैच हो गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूजुअली डन फॉर पोस्टीरियर एसएससी। तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा, मान लो राइट साइड अफेक्टेड है, अगेन लेफ्ट साइड इज अनअफेक्टेड, हेड को रोटेट किया 45 डिग्री टू द अनअफेक्टेड साइड, देन द पेशेंट इज मूव्ड फ्रॉम सिटिंग टू साइड लाइन पोजीशन एंड स्टेज इन दिस पोजीशन फॉर 1 minute. The patient then readily moved 180 degree from right sideline to the left sideline. The head should be in the original starting position and the patient stays in this position for 1 minute and then he returns to the sitting position. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि किस किस तरीके से पोजीशन चेंज होगी पेशेंट की फॉर दिस पर्टिकुलर मैन्यूवर एंड दिस इज द अनदर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम. देन द फोर्थ इज द ब्रांडर ऑफ एक्सरसाइजेस. तो ये ओरिजिनल डिज़ाइन की गई थी टू हैबिचुएट द CNS टू द प्रोवोकिंग पोजीशंस. अब ये देखा गया है कि जो ब्रांडर ऑफ एक्सरसाइज है ये इतना इफेक्टिव नहीं होती डिस्प्लेस्ड ओटोकोनिया को वापस उनकी जगह पहुंचाने पे. फिर भी हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं, टू ट्रीट मोशन इंड्यूस्ड डिजीनेस दैट इज़ नॉट कॉज्ड बाय बीपीपीवी. ठीक है. अब प्रोसीजर क्या होता है इसका कि पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन में है, उसने अपना हेड रोटेट किया 45 डिग्री टू वन साइड, ईदर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड, इट डजेंट मैटर. ठीक है. एंड देन लाइज डाउन ऑन दी अपोजिट शोल्डर. अगर उसने राइट में हेड टर्न किया है तो वो लेफ्ट शोल्डर के सहारे लेट जाता है. फिर उसके बाद ही रिमेन्स इन दिस पोजीशन फॉर 30 सेकेंड और अंटिल द वर्टाइगो स्टॉप्स एंड देन कम बैक्स टू द स्टार्टिंग पोजीशन while sitting upright. Next, the patient turns the head to the opposite direction, left, and then lies down on the right shoulder. और इसमें भी वही 30 सेकेंड्स का टाइम गाइडलाइन देना है पेशेंट को और फिर जब तक उसे निस्टैग्मा से वर्टाइगो आ रहा है. So this is to be performed for 5 to 10 repetitions 3 times a day until the patient has no vertigo for 2 consecutive days. Next is the maneuvers for horizontal canal BPPV. So first is the barbecue roll. So it involves a series of movements of the head and body in order to move the debris out of the lateral. Horizontal को हम lateral semicircular canal भी कहते हैं. ठीक है. तो इसका जो सक्सेस रेट है वो 50 to 100% फॉर दी बारबेक्यू रोल मैन्यूवर टू ट्रीट दी जियोट्रॉपिक लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल बीपीपीवी. जियोट्रॉपिक इज द निस्टैग्मस नेम. जो अभी हमने निस्टैग्मस पढ़ा कितने टाइप्स का होता है, तो उसमें एक जियोट्रॉपिक भी था. तो उस वाले कंडीशन को देखने के लिए दिस इज द बेस्ट. तो इसको हम बैरल रोल मैन्यूवर या लैम्पर्ट मैन्यूवर भी कहते हैं. और ये जो ओटोकोनिया है उसको दोबारा हॉरिजॉन्टल कैनाल से हटाने का काम करता है एंड इट इज़ डन व्हेन हॉरिजॉन्टल जियोट्रोपिक निस्टैग्मस इज एनकाउंटर्ड. तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में है, हेड हमने टर्न किया टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर, हेड हमने टर्न किया टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर and 90 degree increment with each position held for about 1 minute or until nystagmus stops. Once a full 360 degree rotation is finished, the patient returns to sitting. तो इस तरीके से आप ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो इसके लिए किस तरीके से हमें ये रोल मैन्यूवर करना है. द नेक्स्ट इज द गुफोनी मैन्यूवर. तो इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच एंड इट यूटिलाइजेज लीनियर एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव इनर्शिया टू reposition the cannulates. Patient begins sitting upright, facing forward, and is moved quickly to lay on their side while maintaining a neutral head position. After lying in the position for 2 minutes, the patient turns the head 45 degree towards the ground, maintaining this position for 2 more minutes, and then is returned to a sitting position. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के इसमें प्रोसीजर होते हैं. इस तरीके से इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. देन इज दी एपियानी मैन्यूवर. तो इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग क्यूप्यूलोलिथियासिस एंड एंटीरियर आर्म कैनालिथियासिस ऑफ हॉरिजॉन्टल कैनाल बीपीपीवी. तो ये भी हॉरिजॉन्टल कैनाल ट्रीट करने में हेल्प होता है. प्रोसीजर क्या होता है, राइट साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड अनअफेक्टेड है, तो क्या होगा, पेशेंट इज सीटेड विथ हेड स्ट्रेट एंड इज ब्रॉट डाउन ऑन द अफेक्टेड साइड, यानी कि राइट साइड फ्रॉम द सिटिंग पोजीशन. नाउ हेड इज टर्न 45 डिग्री अपराइट. पेशेंट इज देन रिटर्न टू अपराइट पोजीशन एंड ईच पोजीशन इज मेंटेन फॉर 60 seconds or until the nystagmus disappears. So these are the steps for the Appiani maneuver. ठीक है. नाउ द फोर्थ इज द टिरीली मैन्यूवर. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट हॉरिजॉन्टल कैनाल क्यूप्यूलोलिथियासिस. ट्रीटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग इन द सुपाइन पोजीशन एंड द हेड इज रोटेटेड टू द अफेक्टेड साइड दैट इज राइट एंड देन टू द अनअफेक्टेड साइड. हेड रोटेशन, नोज डाउन, पॉइंटिंग. ठीक है, प्रोन लाइन पोजीशन में आ गए एंड देन द हेड इज टर्न टू द अफेक्टेड डाउन पोजीशन एंड सिटिंग अप. ईच पोजीशन इज मेंटेन फॉर 60 seconds.
Now this is the diagrammatical representation. Now we will study about the maneuvers of anterior canal BPPV. तो first is the Yakovino maneuver. तो इसमें क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुपाइन हेड हैंगिंग पोजीशन. इट यूटिलाइजेज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी. तो इसमें हम ग्रेविटी को यूज़ कर रहे हैं, वो जो ओटोकोनिया है उसको दोबारा अपनी पोजीशन पे लाने के लिए. और इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें हमें साइड इन्वॉल्वमेंट का प्री रिक्विजिट लेने की ज़रूरत नहीं होती. सो इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग एंटीरियर कैनाल BPPV. अब प्रोसीजर क्या होता है, पेशेंट जो है वो अपराइट पोजीशन में होता है विथ हेड स्ट्रेट एंड ही लाइज डाउन ऑन टू हिज बैक सच दैट द हेड इज हैंगिंग एटलीस्ट 30 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल, यानी कि नेक एक्सटेंडेड होगी 30 डिग्री एंड द पेशेंट स्टेज इन दिस पोजीशन अंटिल द डिजीनेस पासिस. और उसके बाद भी 30 सेकेंड्स. और एक बार सिम्टम्स सबसाइड हुए देन द पेशेंट scoot his body down towards his feet and slide a pillow under the patient head quickly. थेरेपिस्ट को ये करना है, ठीक है. then the patient move his head into a gentle chin to chest position. ठीक है, चिन को चेस्ट के पास लेके आना है. इस पोजीशन में भी रहना है जब तक डिजीनेस नहीं चली जाती, और उसके ऊपर से 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा. वाइल मेंटेनिंग दिस चिन टू चेस्ट पोजीशन पेशेंट रिटर्न स्लोली टू अ सिटिंग पोजीशन रिमेनिंग सिटिंग विद चिन टू चेस्ट फॉर 30 सेकेंड्स. ठीक है, देन द पेशेंट देन रिटर्न्स हिज हेड टू न्यूट्रल पोजीशन and sit with head level for 15 minutes. If all symptoms are still present, repeat this maneuver 1 to 2 times per day. तो कुछ इस तरीके से आपको ये मैन्यूवर करवाना है पेशेंट को, उसको अच्छे से सिखा देना है. अब इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर वेल, कौन से पॉइंट्स हमें रिमेंबर रहने चाहिए. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन द पेशेंट दैट द मैन्यूवर मूवमेंट मस्ट बी परफॉर्म रैपिडली एंड दैट दिस विल प्रोबेबली प्रोवोक वर्टाइगो. आपको पेशेंट को पहले ही क्लियर कर देना है ताकि पेशेंट घबराए ना. तो उसे हमें अच्छे से एजुकेट करना है कि थोड़े बहुत रेजिडुअल सिम्टम्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम या नॉजिया के भी रह सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज एंड दीज आर यूजुअली टेम्परेरी एंड द पेशेंट नीड्स टू कंटिन्यू द एक्सरसाइज. देन इज द मॉडिफाइड याकोविनो मैन्यूवर. तो ये भी ग्रेविटी का प्रिंसिपल यूज़ करता है ओटोकोनिया को वापस उसकी जगह पे पहुंचाने के लिए. तो जो ओरिजिनल याकोविनो था उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो याकोविनो के अंदर हम जो चिन टू चेस्ट पोजीशन कर रहे थे तो एक चांस था कि जो डेब्रीज हैं वो पोस्टीरियर कैनाल में चले जाएं. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या था, हमारा पोस्टीरियर कैनाल का BPPV हो सकता है. क्यों, क्योंकि पोस्टीरियर कैनाल सबसे ज़्यादा ग्रेविटी से इफेक्टेड होता है और इसमें भी हम नेक एक्सटेंशन में जा रहे हैं और चिन टू चेस्ट पोजीशन के टाइम पे हमारा पोस्टीरियर कैनाल में डेब्रीज जा सकता है. तो जो याकोविनो मैन्यूवर है तो उसमें क्या हो सकता है, अनकंट्रोल्ड कन्वर्जन हो सकता है इनटू पोस्टीरियर कैनाल BPPV आफ्टर परफॉर्मिंग द मैन्यूवर. तो इसलिए हमें मॉडिफाइड वर्जन इसका लाना पड़ा. इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ मॉडिफाइड मैन्यूवर कि आफ्टर द सुपाइन हेड हैंगिंग पोजीशन हमने पेशेंट को लेटाया. ठीक है, देन सब्जेक्ट इज टेकन इमीडिएटली फ्रॉम सुपाइन हेड हैंगिंग टू 30 डिग्री बिलो द हॉरिजॉन्टल, 30 डिग्री नेक एक्सटेंशन के साथ. ठीक है, फिर आफ्टर उसने 30 सेकेंड बिताए इन द सिटिंग पोजीशन, द नेक ऑफ द सब्जेक्ट इज फ्लेक्स्ड, द stimulation shows that the debris reach the highest point of anterior canal under the influence of gravity in supine head hanging position. When the subject goes to the sitting position next, the debris travels further ahead through the crus commue and onward to the utricle, and the final step of bending the neck prevent the repositioned debris from re-entering into the anterior canal. तो डिफरेंस क्या है इसमें, जो याकोनावी मैन्यूवर है उसके अंदर 4 स्टेप्स आते हैं और चिन टू चेस्ट पोजीशन इज़ नॉट ओमिटेड. मॉडिफाइड में क्या होता है, 1 स्टेप इज ओमिटेड. कौन से वाला, चिन टू चेस्ट पोजीशन वाला, क्योंकि उसकी वजह से हमारा पोस्टीरियर कैनाल BPPV डेवलप हो सकता है. देन द सब्जेक्ट गोज इन दी हेड हैंगिंग पोजीशन टू सिटिंग पोजीशन. देन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 30 सेकेंड द नेक ऑफ द सब्जेक्ट इज फ्लेक्स forward at an angle of 45 degree and the chin to chest position has been omitted to avoid the risk of moving debris to the posterior canal. देन बच्चों जो अगला मैन्यूवर है दैट इज़ द रिवर्स एप्ले मैन्यूवर. तो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट रिपोजिशनिंग मैन्यूवर प्रपोज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर कैनाल BPPV. इन दिस द हेड इज ड्रॉप्ड इनटू डिक्स हॉलपाइक पोजीशन विद द अफेक्टेड ईयर अप एंड द पेशेंट इज देन मूव टू 90 डिग्री टूवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड. As the ipsilateral anterior and contralateral posterior canals are coplanar, repositioning maneuver used for posterior canal BPPV treatment have been advocated for anterior canal BPPV treatment as well. So reverse Epley maneuver is theoretically not very effective as there are high chances of moving the debris backward and fall towards the ampulla instead of moving towards the utricle. तो इसमें ये इसकी शॉर्टकमिंग है ऑफ द रिवर्स एप्ली मैन्यूवर.
अब इसको ओवरकम हमने कैसे किया है, थ्रू शॉर्ट कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर। तो इसको हम शॉर्ट एप्ले मैन्यूवर भी कहते हैं। तो एप्ले हमारे कितने सारे मैन्यूवर्स हो गए, एक पोस्टीरियर कैनाल को ट्रीट करने के लिए और दो हमारे एंटीरियर कैनाल को ट्रीट करने के लिए। सो इट इज़ इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एंटीरियर कैनाल बीपीपीवी and it is similar to classic Epley maneuver with the variation of omitting the step of turning the nose down position to the healthy side. So it facilitated progressive movement of debris out of the canal, and to overcome the drawback of reverse Epley, a modified maneuver called the short canal repositioning maneuver was proposed. So it also required determination of the side of involvement, कि किस साइड आपका इन्वॉल्वमेंट है। तो इसके अंदर बच्चों 4 स्टेप्स आए, कौन से? स्टेप 1 है seated upright with head turned to the affected side by 45 degree, head hanging position with the head 40 degree below the horizontal, मतलब 40 डिग्री नेक एक्सटेंशन के साथ सुपाइन में लेट गए patient. While still in the head hanging position, the head is turned to the healthy side and then back to the sitting position. So the nose pointing down position of the classic Epley maneuver has been omitted in this short canal repositioning maneuver. So these are the references, सुलेवान और ये बाकी सारे आर्टिकल्स हैं थ्रू विच आई हैव टेकन द इन्फॉर्मेशन। तो यूजुअली बच्चों आप अगर सुलेवान या बुक्स के अंदर जाओगे तो आपको 3 ही मैन्यूवर्स दिखेंगे मेन, कौन कौन से? कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर, एप्ले, लिबरेटरी या सीमेंट्स मैन्यूवर और ब्रैंडर ऑफ एक्सरसाइजेज। हाउएवर जब आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो आपको इस हिसाब से देखना है कि पेशेंट का कौन सा कैनाल अफेक्टेड है, वेदर पोस्टीरियर कैनाल अफेक्टेड है, एंटीरियर और द हॉरिजॉन्टल कैनाल इज अफेक्टेड। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 80 to 90% ऑफ द केसेस में आपका जो पोस्टीरियर कैनाल है दैट इज़ अफेक्टेड। तो लोगों को सिर्फ उसी के मैन्यूवर्स और ट्रीटमेंट्स पता है, बट एज अ थेरेपिस्ट यू शुड नो कि आपके पास और क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अब अगर किसी को हॉरिजॉन्टल कैनाल में बीपीपीवी है और अगर उसे आप पोस्टीरियर कैनाल का इंटरवेंशन दोगे, मैन्यूवर दोगे, तो विल इट वर्क? नो, इट विल नॉट वर्क। तो जब भी आपको एग्ज़ाम में या वाइवा में या फिर यूजुअली जब आप पेशेंट देख रहे हो, कोई भी आपसे पूछे कि आप बीपीपीवी कैसे ट्रीट करोगे, तो आपकी पहली लाइन क्या होनी चाहिए कि आई विल फर्स्ट डिटरमाइन कि उसको कौन से कैनाल में बीपीपीवी है और कौन से साइड में बीपीपीवी है, लेफ्ट और राइट, अलॉन्ग विद द कैनाल विच इज़ इन्वॉल्व, सेमी सर्कुलर कैनाल में से, और उसके हिसाब से आई विल गिव हिम द ट्रीटमेंट। हाउएवर posterior canal is affected the most in 80 to 90% of the cases, but anterior and horizontal canal are also affected, ठीक है, 10 to 20% केसेस में। तो आपको उनके मैन्यूवर्स भी यू शुड नो। तो आई होप दिस वीडियो provides a lot of information to you. Thank you.